हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नया सवेरा प्लस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के फिजिक्स की फर्स्ट बुक का फर्स्ट लेसन, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसको स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए हमारे फर्स्ट यूनिट का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक है। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि विद्युत आवेश होता क्या है। ठीक है, विद्युत आवेश क्या होता है। फिर उसके बाद देखेंगे इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है, विद्युत आवेश की उत्पत्ति को देखेंगे। उत्पत्ति देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे विद्युत आवेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे। ठीक है, से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद परिभाषित करेंगे एकांक कूलाम क्या होता है। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतने टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि विद्युत आवेश होता क्या है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, विद्युत आवेश को हम लोग देखने से पहले ये लोग दोस्तों देख लेते हैं कि विद्युत आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, क्योंकि अच्छा होगा विद्युत आवेश को देखने से पहले देख लेते हैं। तो ठीक है, तो देख लेते हैं विद्युत आवेश की उत्पत्ति हुई कैसे है। दोस्तों, विद्युत आवेश की उत्पत्ति के संबंध में सबसे पहले बात आती है तो वह सबसे पहले 600 ईसा पूर्व। ठीक है, मतलब आज से 600 ईसा पूर्व ग्रीक देश के एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, कहाँ के वैज्ञानिक थे? ग्रीस देश के। ठीक है, एक वैज्ञानिक थे ग्रीस देश के एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, एक वैज्ञानिक थे, उनका क्या नाम था? उनका नाम था थेल्स। ठीक है, आज से 600 ईसा पूर्व ग्रीस देश के एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, उनका नाम थेल्स था। उन्होंने क्या किया, एक पदार्थ लिया जिसका नाम था एम्बर। ठीक है, एम्बर नामक एक पदार्थ लिया और इसको क्या किया, उन्होंने ऊन के कपड़े से रगड़ा। ठीक है, ऊन के कपड़े से इस तरह से रगड़ा। ठीक है, और इसको एम्बर को ऊन के कपड़े से रगड़ने के बाद इन्होंने कागज के छोटे छोटे टुकड़े को, ठीक है, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के समीप लेके गए। ठीक है, एम्बर को ऊन से रगड़ने के बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के समीप ले गए। छोटे छोटे टुकड़ों, ठीक है, के समीप लेके गए तो देखे थेल्स जी ने देखा कि यह जो एम्बर है वह कागज के छोटे छोटे टुकड़े या फिर हल्के जो भी कण थे वहां पर उपस्थित, उन सभी को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। ठीक है, तो आकर्षित कर रहा था। और उस समय जो यूनान था, ठीक है,
यूनानी भाषा में जो एम्बर था, ठीक है, उसको एम्बर को यूनानी भाषा में उस समय इलेक्ट्रॉन करते थे, ठीक है। इस कारण से यह जो घटना हुई थी, कौन सी घटना, एम्बर के द्वारा कागज के छोटे एम्बर को जब ऊन से रगड़े थे तो उसके बाद वह कागज के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। यह जो घटना थी, मतलब एम्बर के द्वारा कागज के छोटे छोटे टुकड़े को रगड़ने की जो घटना थी, वहां पर उन्होंने उस घटना को इलेक्ट्रिसिटी कहा, ठीक है। उस घटना को क्या कहा, इलेक्ट्रिसिटी कहा, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी का अगर हिंदी में अर्थ देखें, हिंदी में इसका अर्थ होता है विद्युत, ठीक है। उस समय इसको जो आकर्षित करने के एम्बर के द्वारा, मतलब कागज के छोटे छोटे कणों को जो आकर्षित करने का गुण था, उस समय उसको इलेक्ट्रिसिटी कहा गया। और हिंदी में अर्थ अगर निकाले तो उसे विद्युत कहा गया उस समय, ठीक है। इसके बाद आए 1600 ईस्वी में, ठीक है, दूसरे वैज्ञानिक आए जिनका नाम गिलबर्ट था, ठीक है। गिलबर्ट जी आए 1600 ईस्वी में और उन्होंने थेल्स जी के प्रयोग को फिर से दोहराया। मतलब उन्होंने क्या किया, कांच की कुछ छड़े, जैसे कांच की ले ली, एबोनाइट की ले ली, ठीक है, एबोनाइट की ले ली, इन सभी को लिया। उन्होंने इन सभी को रगड़ करके कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के समीप ले गए और हल्के तिनकों के समीप लेके गए। तो उन्होंने भी देखा कि यह जो कांच की छड़ है, मतलब एबोनाइट की छड़ है, उन सभी को कागज के छोटे छोटे टुकड़े को हल्के जो भी कण थे उन सभी को आकर्षित कर रहे थे। तो उन्होंने जो आकर्षित करने का गुण था, गिलबर्ट जी ने उसका नाम आवेश दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से आवेश शब्द की उत्पत्ति हुई, ठीक है। तो एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए। देखिए विद्युत आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई है। सबसे पहले आज से 600 ईसा पूर्व में ग्रीस देश के एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, जिनका नाम था थेल्स। उन्होंने क्या किया, एक एम्बर नामक पदार्थ लिया, ठीक है, और उसको ऊन के कपड़े से रगड़ा। और रगड़ने के बाद उन्होंने क्या किया, कागज के छोटे छोटे टुकड़े लिए और उसको एम्बर के समीप लेके गए। तो देखे कि एम्बर जो है कागज के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, ठीक है। तो और एम्बर को यूनानी भाषा में इलेक्ट्रॉन कहा गया, इसलिए थेल्स जी ने एम्बर के द्वारा आकर्षित करने छोटे कागज के छोटे छोटे जो टुकड़े थे उनको आकर्षित करने के गुण को ही इलेक्ट्रिसिटी कहा गया, कर दिए, ठीक है। उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी कर दिया। फिर अगर इलेक्ट्रिसिटी का हिंदी में अर्थ निकाला गया तो वह विद्युत था, ठीक है। इस तरह से विद्युत हुआ। फिर उसके बाद दूसरे वैज्ञानिक आए 400, जो बहुत ही समय बाद आए 1600 ईस्वी में गिलबर्ट जी थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, यह थेल्स जी का जो प्रयोग था, मतलब एम्बर के द्वारा एम्बर को ऊन से रगड़ करके कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के समीप लेकर जाना। तो उन्होंने भी क्या किया, कांच की छड़ ले ली, एबोनाइट की छड़ ले ली, और भी मतलब छड़े ली, और उसको उन सभी को भी अलग अलग पदार्थों से रगड़ करके कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के समीप लेकर गए। तो उन्होंने भी देखा कि यह जो कांच है और एबोनाइट है वह कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित कर रहे हैं, ठीक है। और उन्होंने कहा कि यह जो गुण है, कौन सा गुण, कांच की छड़ को, एबोनाइट की छड़ को रगड़ने के बाद जो यह आकर्षित कर रहे हैं, मतलब कागज के छोटे छोटे टुकड़े को, हल्के कणों को, उस गुण को ही आवेश कर दिया। इस तरह से विद्युत आवेश की उत्पत्ति हो गई, ठीक है। इस तरह से विद्युत आवेश शब्द की उत्पत्ति हो गई, ठीक है। अब देख लेते विद्युत आवेश होता क्या है, ठीक है। अब देखते हैं विद्युत आवेश होता क्या है, ठीक है। विद्युत आवेश, देखिए विद्युत आवेश को इंग्लिश में इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। विद्युत आवेश बोले या फिर आवेश बोले एक ही बात होता है, ठीक है। इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। सबसे पहले हम लोग विद्युत आवेश की परिभाषा लिख लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को मैं फुल एक्सप्लेन कर दूंगा कि विद्युत आवेश होता क्या है, ठीक है। देखिए विद्युत आवेश किसी पदार्थ का एक गुण होता है, ठीक है। किसी
पदार्थ का एक ऐसा गुण होता है, ठीक है। विद्युत आवेश जो होता है किसी भी पदार्थ का एक ऐसा गुण होता है जिसके कारण, इस गुण के कारण मतलब विद्युत आवेश के कारण, ठीक है, जिसके कारण उस वस्तु में विद्युत तथा चुंबकीय, ठीक है। अभी समझा रहे हैं इस परिभाषा का मीनिंग क्या है, ठीक है। विद्युत तथा चुंबकीय दोनों गुण उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। एक बार परिभाषा पढ़ लेते हैं। देखिए, विद्युत आवेश होता क्या है? विद्युत आवेश किसी पदार्थ का एक ऐसा गुण होता है जिसके कारण उस वस्तु में विद्युत तथा चुंबकीय दोनों गुण उत्पन्न हो जाते हैं। देखिए, आप लोगों को यह परिभाषा समझ में नहीं आई होगी, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यह परिभाषा क्या रहे। देखिए, आप लोगों ने देखा कि जब हम लोग कांच की छड़ को, एबोनाइट की छड़ को रगड़ रहे थे और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के समीप लेकर जा रहे थे, तो वह उन सभी को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था, ठीक है। और जो आकर्षित करने का गुण था उसे ही गिलबर्ट जी ने आवेश नाम दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे यह परिभाषा कर विद्युत आवेश जो होता है किसी भी पदार्थ का, ठीक है, यह किस चीज का गुण है? एक पदार्थ का। ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं है कि विद्युत आवेश अकेले इधर उधर घूमता रहेगा या संसार की जितनी भी वस्तु है उस पर ही रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अकेले वह घूमता रहेगा, ठीक है। यह विद्युत आवेश जो होता है किसी भी पदार्थ का एक गुण होता है, ठीक है। क्या होता है? गुण होता है, जिसके कारण इस मतलब विद्युत आवेश के कारण उस वस्तु में विद्युत मतलब झटका हो सकता है, उस वस्तु को छूने से लगता है विद्युत, और चुंबकीय मतलब किसी दूसरे वस्तु को आकर्षित करने का गुण, ठीक है। ये दोनों गुण उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसा करता हूं कि आप लोगों को विद्युत आवेश की परिभाषा क्लियर हो गई होगी। देखिए, क्या होता है विद्युत आवेश? विद्युत आवेश जो होता है किसी भी पदार्थ के, संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, ठीक है, उन सभी का एक गुण होता है, ठीक है, जिसके कारण मतलब इस आवेश के कारण उस वस्तु में, जो वस्तु आप लिए रहेंगे, ठीक है, उसमें विद्युत तथा चुंबकीय दोनों गुण उसमें उत्पन्न हो जाएंगे, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को विद्युत आवेश की डिफिनेशन क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं विद्युत आवेश को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब प्रदर्शित करते हैं। देखिए, विद्युत आवेश को हम लोग कैपिटल क्यू या फिर स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। विद्युत आवेश को कैपिटल क्यू या फिर स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आप लोग समझ में, अगर कहीं पर भी आप लोगों को बुक में लिखा होगा कैपिटल क्यू या फिर स्मॉल क्यू, तो वहाँ पर समझ जाइएगा कि वह विद्युत आवेश के बारे में ही बात कर रहा है, ठीक है। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अब देखते हैं कि विद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है, ठीक है। विद्युत आवेश का प्रकार, ठीक है। आवेश के प्रकार, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं काइंड ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। ये ठीक है, देख लीजिए, यह विद्युत आवेश को अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे फ्रैंकलिन, ठीक है। कहाँ के एक वैज्ञानिक थे? अमेरिका के, ठीक है। अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे फ्रैंकलिन जी थे, ठीक है। अमेरिका के एक वैज्ञानिक था फ्रैंकलिन जी। उन्होंने विद्युत आवेश को विभाजित किया है, ठीक है। देखिए, इन्होंने विद्युत आवेश को विभाजित करने के लिए एक प्रयोग किया, ठीक है। और प्रयोग क्या था? उन्होंने दो छड़ें ले ली। कौन कौन सी छड़ें ली? एक कांच की ले ली थी और एक एबोनाइट की, ठीक है। एबोनाइट, ठीक है, एबोनाइट की छड़ ली, ठीक है। उन्होंने पहला प्रयोग क्या किया? उन्होंने कांच की छड़ ले ली और इसको पहली बार में रेशम के कपड़े से रगड़ा, ठीक है। इन्होंने दो कांच की छड़ ली और उन दोनों को रेशम के कपड़े से रगड़ा और फिर उन दोनों को स्टैंड पे मतलब धागे की मदद से लटका दी। मान लीजिए यह स्टैंड है और धागा यह इस तरह से
कांच की छड़ को लटका दी, ठीक है, या कांच की छड़ दोनों को लटका दिए, ठीक है, दो है या कांच की छड़ लटका दिए, ठीक है। जब उन्होंने लटकाया तो देखा कि ये दोनों छड़ एक दूसरे से दूर दूर जा रही थी। फिर उन्होंने दूसरा प्रयोग किया। अब एबोनाइट की छड़ ली, ठीक है, एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से, ठीक है, बिल्ली की खाल से रगड़ा, बिल्ली की खाल से रगड़ा, ठीक है, और उन दोनों को फिर से स्टैंड से लटका दिया। इस तरह से स्टैंड से धागे की मदद से बांध कर लटका दिया, ठीक है। यह एबोनाइट की मान लीजिए छड़ है, ठीक है, फिर से एबोनाइट की छड़ है, ठीक है। जब दोनों को एबोनाइट की छड़ों को लटकाया तो ये दोनों एक दूसरे से दूर दूर जा रहे थे। फिर तीसरा उन्होंने क्या किया, इस बार क्या किया, इन्होंने कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा और फिर एक एबोनाइट की छड़ ली, उसको बिल्ली की खाल से रगड़ा। फिर इन दोनों को एक दूसरे के मतलब समीप लटकाया, ठीक है। इस तरह से मान लीजिए यह कांच की छड़ को जिन्होंने मतलब रेशम के कपड़े से रगड़ा गया है, ठीक है, ये कांच की छड़ है। और दूसरा क्या है, यह एबोनाइट की छड़ है, इसको बिल्ली की खाल से रगड़ा गया, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि ये दोनों जो छड़े थे, यह एबोनाइट की है, ठीक है, ये दोनों छड़े थे एक दूसरे के समीप आ रहे थे, ठीक है। तो इससे इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि यह जो आवेश होता है, यह जो आवेश है वह दो प्रकार से हो सकता है, ठीक है। एक हो सकता है धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश, ठीक है। इस प्रकार से इन्होंने आवेश को क्लासिफाई किया, ठीक है। आवेश को इन्होंने क्या बता दिया, दो प्रकार से होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, पहला है धन आवेश, ठीक है, पहला है, और दूसरा, ठीक है, पहला है धन आवेश, ठीक है, धन आवेश, और दूसरा क्या है, ऋण आवेश, ठीक है, ऋण आवेश। धन आवेश को इंग्लिश में पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज, और ऋण आवेश को इंग्लिश में नेगेटिव चार्ज कहते हैं, ठीक है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब देख लेते हैं धन आवेश और ऋण आवेश होता क्या, एक एक करके इन दोनों को देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं धन आवेश होता क्या, ठीक है। धन आवेश, ठीक है, इसको इंग्लिश में पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, ऊपर मैंने बताया अभी, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। आप लोग हिंदी के साथ साथ इंग्लिश पर भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज, देखिए धन आवेश होता क्या है, ठीक है, जब किसी वस्तु में से, ठीक है, मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, या कोई वस्तु है, ठीक है, जब किसी वस्तु में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, ठीक है, कोई भी वस्तु, आप लोग जानते हैं कोई भी वस्तु है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कोई भी वस्तु होता है वह परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो जब हम किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के निकलने से पर उस पर जो आवेश आता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के निकलने से उस पर जो आवेश आता है उसे ही हम आवेश आता है उसे हम धन आवेश कहते हैं, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो उसके कारण जो आवेश आता है, किसके कारण, इलेक्ट्रॉन के निकलने के कारण, उसके कारण उस वस्तु पर जो आवेश आता है, ठीक है, आता है उसे धन आवेश कहते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को धन आवेश समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं धन आवेश को समझा रहा हूँ। देखिए मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, इससे हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, एक या एक से अधिक निकाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक ही निकाला, ठीक है। जब एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी होगी, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी होगी तो इस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा रहेंगे, ठीक है।
तो इलेक्ट्रॉन के निकलने के कारण जो उस पर आवेश आएगा उसे ही हम लोग धन आवेश कहते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं ऋण आवेश होता क्या। ठीक है, अब देख लेते हैं ऋण आवेश होता क्या। ऋण आवेश इसे इंग्लिश में नेगेटिव चार्ज कहते हैं। ठीक है, देखिए यह क्या होता है, जब हम किसी भी वस्तु से ना, जब हम किसी भी, यहाँ पर मान लीजिए कोई वस्तु, जब किसी वस्तु में हम इलेक्ट्रॉन को डालते हैं, ठीक है, तो उसके कारण इलेक्ट्रॉन के आने के कारण उस पर जो आवेश आएगा उसे ही हम ऋण आवेश कहते हैं। ठीक है, जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या में, ठीक है, यहाँ पर डिफिनेशन लिख रहे हैं, जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती है तो वृद्धि होने का मतलब, इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होने का मतलब क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहा है। ठीक है, जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती है तो उसके कारण, किसके कारण, इलेक्ट्रॉन के आने के कारण, ठीक है, उसके कारण उस वस्तु पर जो आवेश आता है, ठीक है, आता है उसे ऋण आवेश कहते हैं। ठीक है, ऋण आवेश कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे धन आवेश कहते हैं। ठीक है, देखिए अगर प्रदर्शित करना होगा धन आवेश को तो कैसे प्रदर्शित, ऐसे प्लस क्यू बना दीजिए या फिर प्लस स्मॉल क्यू बना दें। इसको अगर प्रदर्शित होगा करना होगा तो माइनस क्यू बनाइए या फिर माइनस स्मॉल क्यू बनाइए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार आपको फिर से समझा देते हैं कि आवेश कितने प्रकार होते हैं। देखिए सबसे पहले आवेश को अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे फ्रैंकलिन जी, उन्होंने ही आवेश को दो भागों में बांटा है। ठीक है, कौन कौन से वो दो भाग हैं, धन आवेश और ऋण आवेश, जिसको इंग्लिश में पॉजिटिव चार्ज कहते हैं और ऋण आवेश को निगेटिव चार्ज कहते हैं। ठीक है, देखिए धन आवेश होता क्या है। ठीक है, जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, ठीक है, जब मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, इस अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं, तो उसके कारण इलेक्ट्रॉन के निकलने के कारण, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के निकलने के कारण उस पर जो आवेश आता है, ठीक है, उसे ही हम लोग धन आवेश करते हैं। और ऋण आवेश क्या होता है, यहाँ पे मान लीजिए कोई वस्तु है, जब हम बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर डालते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के आने के कारण उस वस्तु पर जो आवेश आता है उसे ही हम लोग ऋण आवेश करते हैं। ठीक है, धन आवेश को प्लस क्यू से प्रदर्शित करते हैं और ऋण आवेश को माइनस क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसे इस तरह भी लिखा जाए, मतलब पॉजिटिव इस तरह लिख सकते हैं, इसे नेगेटिव लिख सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज लिख देंगे और इसे नेगेटिव चार्ज लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोग नोट्स की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, नोट्स वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं, देखिए अब एक नोट पॉइंट लिख लेते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं कि जब समान चिन्ह के, मतलब अगर पहला नोट पॉइंट है, अगर पॉजिटिव दो आवेश हैं, ठीक है, मतलब सेम एक ही चिन्ह के आवेश है, हो सकता है वो दोनों धन आवेश हो या फिर ऋण आवेश हो। ठीक है, अगर दोनों एक ही चिन्ह के आवेश हैं तो वो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, और दूसरा नोट पॉइंट है, अगर विपरीत चिन्ह के हैं, ठीक है, एक हो सकता है पॉजिटिव हो और दूसरा हो सकता है निगेटिव हो। ठीक है, विपरीत चिन्ह के हैं तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, यह नोट पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आकर्षित करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आवेशों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
इन सभी जानकारियों को आप लोग बहुत ध्यान से रखिएगा, ठीक है। आवेशों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ, ठीक है, महत्वपूर्ण जानकारी, ठीक है। सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि आवेश का मात्रक, एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है, ठीक है। सबसे इसमें पहला पॉइंट है, ठीक है। आवेश का जो एसआई पद्धति में मात्रक होता है, ठीक है, आवेश का एसआई पद्धति में, एसआई देखिए एसआई पद्धति क्या होती है, ठीक है, अभी बता रहे हैं एसआई पद्धति क्या होती है, ठीक है। देखिए एसआई पद्धति एक ऐसी पद्धति है, ठीक है, जो पूरे संसार में मान्य होती है, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए आवेश का एसआई पद्धति में यहाँ पर देखिए आवेश का एसआई पद्धति में मात्रक कूलाम है, ठीक है। अगर आप लोग बोलेंगे जाके अमेरिका में आवेश का मतलब मात्रक कूलाम है, तो वह लोग भी जानते होंगे कि आवेश का मात्रक कूलाम ही है, नहीं कि ऐसा नहीं कि वह लोग आवेश का कोई और मात्रक जानते होंगे, ठीक है। एसआई पद्धति मतलब पूरे संसार में जो पद्धति चल रही है उसे ही हम लोग एसआई पद्धति कहते हैं, ठीक है। एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम होता है, ठीक है। अब दूसरा हम लोग पॉइंट देख लेते हैं आवेश का एमकेएस पद्धति में, ठीक है। आवेश का एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, ठीक है, एमकेएस पद्धति में, ठीक है। आवेश का एमकेएस पद्धति में मात्रक एम्पियर सेकेंड होता है, ठीक है। एक मिनट, कूलाम को हम लोग कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आवेश का एमकेएस पद्धति में मात्रक होता है एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकंड, ठीक है। और इसका सिंबल होता है ए यस, ठीक है, ए और यस है, यस सेकेंड वाला यस है, एम्पियर को ए से और यस कैपिटल यस है, ठीक है, एम्पियर सेकेंड हो गया, ठीक है। देखिए यह जो मात्रक है एम्पियर सेकेंड वह किस फार्मूले से आया, आप लोग क्लास 10th में यह फार्मूला पढ़ा होगा, I=Q/T, ठीक है। इस फार्मूले से यह जो मात्रक आया है इस फार्मूले से आया है। क्यू का हम लोगों को मतलब क्यू का मात्रक निकालना होगा तो हम लोग इसको इधर पछंद कर देंगे, आई को टी को इधर कर देंगे, तो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। क्यू लिखेंगे, क्यू का मात्रक बराबर आई का मात्रक गुणे टी का मात्रक। आई मतलब विद्युत धारा होती है, ठीक है, तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और समय टी मतलब समय है यहाँ पर, ठीक है, और समय का मात्रक सेकंड होता है। इस तरह से आवेश का मात्रक क्या हो गया, एम्पियर सेकंड, ठीक है। अब देख लेते हैं सीजीएस पद्धति में, ठीक है। सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है, सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक स्टेट कूलाम होता है, स्टेट कूलाम, ठीक है, स्टेट कूलाम, ठीक है। और एक स्टेट कूलाम, ठीक है, एक स्टेट कूलाम को ही हम लोग फ्रैंकलिन कहते हैं, ठीक है। एक स्टेट कूलाम बराबर एक फ्रैंकलिन होता है, ठीक है। और एक स्टेट कूलाम बराबर एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम, ठीक है, स्टेट कूलाम। एक कूलाम बराबर 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होता है। इसको याद रखिएगा जरूर से जरूर, ठीक है। अब देख लीजिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन सा, चौथा है। देखिए आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, ठीक है, यह कंपटीशन में भी पूछता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, देखिए आवेश का सबसे बड़ा मात्रक जो होता है फैराडे होता है, मात्रक, ठीक है, फैराडे होता है, ठीक है, फैराडे होता है। और एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम होता है, ठीक है। कूलाम को सी से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पर ऊपर मैंने बताया, ठीक है। तो इस तरफ एक फैराडे 96,500 कूलाम होता है। इसको याद रखिएगा क्योंकि यह कंपटीशन में पूछ सकता है, वह विकल्प में पूछ देगा कि एक फैराडे बराबर होता है, ऑप्शन दे देगा 4, पहला ऑप्शन दे देगा 96,500 कूलाम, दूसरा 96,400 कूलाम, 96,600 कूलाम, 96,700 कूलाम। इस तरह से आपको दे देगा और आपको टिक करना होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको जरूर से जरूर याद रखिएगा कि एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम होता है, ठीक है।
हम लोग देख लेते हैं आवेश का बीमीय सूत्र। 5वां पॉइंट है आवेश का बीमीय सूत्र क्या होता है। ठीक है, मतलब आवेश का बीमा क्या होता है। आवेश का बीमीय सूत्र, अगर आपको आवेश का एमकेएस पद्धति में मात्रक पता है तो आप लोग आसानी से उसका बीमीय सूत्र निकाल लेते हैं। देखिए हम लोगों को मालूम है आवेश मतलब क्यू का मात्रक क्या होता है। एमकेएस पद्धति में मात्रक हम लोग को पता है एम्पियर सेकेंड होता है। ठीक है, एम्पियर सेकेंड होता है। ठीक है, तो एम्पियर को हम लोग अगर इसका बीमा निकालें, आवेश का बीमा, ठीक है, तो एम्पियर को हम लोग ए से प्रदर्शित करते हैं और समय को इसमें टी से। ठीक है, तो यह हो गया इस तरह से, या फिर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं M0 L0 T पर 1 और A पर 1। ठीक है, इस तरह से आवेश Q का बीमा हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, देख लीजिए एक बार फिर से, आवेश का एसआई पद्धति में मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, एमकेएस पद्धति में एम्पियर सेकेंड होता है। यह कहाँ से आया होगा, यह फार्मूला आई बराबर Q/T। देखिए अगर आप लोगों को यह फार्मूला पता नहीं है तो कोई चिंता करने की बात नहीं है, आगे जो चैप्टर्स हैं विद्युत धारा उसमें यह फार्मूला आपको हम बता देंगे। ठीक है, और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक स्टेट कूलाम होता है। एक स्टेट कूलाम एक फ्रैंकलिन के बराबर होता है। ठीक है, एक स्टेट कूलाम फ्रैंकलिन के बराबर, एक फ्रैंकलिन के बराबर होता है। और एक कूलाम, यह इंपॉर्टेंट है, एक कूलाम बराबर 3 × 10⁻9 स्टेट कूलाम होता है। ठीक है, और आवेश का यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक एक फैराड होता है। ठीक है, और एक फैराड बराबर 96,500 कूलाम होता है। ठीक है, और आवेश का बीमीय सूत्र क्या होता है। आवेश का बीमीय सूत्र 80 का दीजिए या फिर M0 L0 T पर 1 A पर 1। ठीक है, यह कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं कि एक कूलाम अर्थात एकांक कूलाम होता क्या है। ठीक है, उसको कैसे परिभाषित करते हैं। अक्सर करके टीचर्स पूछ लेते हैं कि एकांक कूलाम को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं एकांक कूलाम होता क्या। ठीक है, एकांक कूलाम, ठीक है, देखिए आप लोगों को यहाँ पर मैंने सूत्र बताया है। ठीक है, I बराबर Q/T होता है। ठीक है, तो यहाँ से Q बराबर क्या निकल के आएगा, I × T। ठीक है, देखिए एकांक कूलाम का मतलब होता है एक कूलाम। ठीक है, एकांक का मतलब होता है एक। हम लोगों को एक कूलाम को परिभाषित करना है। ठीक है, यदि हम I मतलब विद्युत धारा बराबर 1 एम्पियर ले लें। ठीक है, और समय T बराबर हम लोग 1 सेकेंड ले लें, तब यहाँ से मान क्या निकल के आएगा। ठीक है, Q का Q = 1 कूलाम 1 एम्पियर × 1 सेकेंड। ठीक है, तो निकल के आएगा Q बराबर 1 एम्पियर सेकेंड, और एम्पियर सेकेंड को ही कूलाम कहते हैं। ठीक है, मतलब 1 कूलाम यहाँ से निकल के आएगा। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए अब इसको परिभाषित कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब इसको हम परिभाषित कर रहे हैं। यदि 1 सेकेंड में, ठीक है, यदि 1 सेकेंड में 1 एम्पियर की, ठीक है, 1 एम्पियर की विद्युत धारा, ठीक है, 1 एम्पियर की विद्युत धारा, ठीक है, यदि यहाँ पर किसी चालक में, ठीक है, छूट गया सॉरी, यदि किसी चालक का मतलब होता है जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सके। ठीक है, यदि किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, ठीक है, प्रवाहित मतलब बह रही हो, ठीक है, प्रवाहित हो रही हो, तो उसमें किसमें, चालक में, ठीक है, तो उसमें गुजरने वाले आवेश की मात्रा 1 कूलाम के बराबर होती है। ठीक है, बराबर होती है। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए यदि यहाँ पर यह फार्मूला Q बराबर I × T। ठीक है, यदि हम लोग धारा को 1 एम्पियर ले लेते हैं और समय को T बराबर मतलब 1 सेकेंड ले लेते हैं, तो Q बराबर क्या निकल के आएगा, 1 कूलाम। तो इसे ही परिभाषित कर रहे हैं। ठीक है, यदि किसी चालक में
1 सेकेंड में, ठीक है, 1 सेकेंड में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, 1 सेकेंड में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो उस चालक में से, ठीक है, उस चालक में से गुजरने वाला जो आवेश होता है, ठीक है, वह 1 कूलाम के बराबर होता है। यही हो गया आप लोगों का 1 कूलाम की परिभाषा, ठीक है। अब दूसरी 1 कूलाम की परिभाषा देते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें जो पार्ट इंपॉर्टेंट है अभी बता रहे हैं, ठीक है। देखिए, यदि किसी चालक में, दूसरी परिभाषा, यदि किसी पदार्थ या फिर चालक बोले, यदि किसी पदार्थ पर, या जो लाल पेन से लिख रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 6.25 × 10⁸ का 6.25 × 10⁸, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी या वृद्धि होती है, ठीक है, वृद्धि होती है तो होती है तो उसका आवेश, तो मतलब उस पदार्थ का आवेश, तो उस, यहाँ पर पदार्थ लिख दें, उस पदार्थ का आवेश 1 कूलाम के बराबर होता है, ठीक है, बराबर होता, ठीक है। मैंने क्या बोला, यदि किसी पदार्थ पर 6.25 × 10⁸ इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी हो, या फिर कमी मतलब उसमें से इतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हो, या वृद्धि मतलब इतने इलेक्ट्रॉन आ रहे हो, तो उस पदार्थ का जो आवेश होता है 1 कूलाम के बराबर होता है, ठीक है। ये देखिए 6.25। अब देख लेते हैं कुछ सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो एक नोट है, अगर कोई पूछता है, यह बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया है, ठीक है, 1 कूलाम में, ठीक है, 1 कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, ठीक है, तो यह होती है 6.25 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। यह कैसे आ रहा है आप आने वाली वीडियो में हम बताएंगे, ठीक है। जब हम पढ़ाएंगे आवेशों का क्वांटाइजेशन, तो उस समय हम लोग बताएंगे, ठीक है, हम बताएंगे कि यह कैसे आ रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट को बहुत ही आप लोग याद रखिएगा कि 1 कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 × 10⁸ होती है, ठीक है। यह बहुत बार कंपटीशन में भी पूछा, जो छोटे मोटे कंपटीशन होते हैं उसमें पूछता है, ठीक है। अब एक और नोट पॉइंट लिख लीजिए, यदि आवेश स्थिर है, मतलब विरामावस्था में, ठीक है, यदि आवेश विरामावस्था मतलब रुका हुआ है, यदि आवेश स्थिर है, ठीक है, यदि आवेश स्थिर है तो वह केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है, वह केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है। क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है। देख लीजिए एक बार फिर से एक बार पूरी जितना भी मैंने इस वीडियो में पढ़ाया उस पूरा को रिकॉल कर दे रहा हूँ। दोस्तों देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा है आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई है, ठीक है। देखिए सबसे पहले 600 ईसा पूर्व, आज से 600 ईसा पूर्व ग्रीस देश के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थेल्स, ठीक है। उन्होंने एक पदार्थ लिया जिसका नाम था एम्बर, ठीक है। उसको ऊन के कपड़े से रगड़ा और रगड़ करके उन्होंने कागज के छोटे छोटे टुकड़े को, ठीक है, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के समीप लेकर गए तो उन्होंने देखा कि जो एम्बर है, ठीक है, ऊन से रगड़ने के बाद जो एम्बर है वह कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था, ठीक है। और यूनानी भाषा में, ठीक है, यूनानी भाषा में एम्बर को इलेक्ट्रॉन कहा जाता था, इसलिए थेल्स जी ने या एम्बर के द्वारा कागज के छोटे छोटे टुकड़े को आकर्षित करने का जो गुण था उसको इलेक्ट्रिसिटी का कह दिए, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी को हिंदी में विद्युत कहा गया, ठीक है। इसके बाद एक दूसरे वैज्ञानिक आए 1600 ईस्वी में जिनका नाम था गिलबर्ट, ठीक है। उन्होंने क्या किया, थेल्स जी के प्रयोग को पुनः दोहराया, ठीक है। उन्होंने क्या किया, कांच एबोनाइट और भी पदार्थों के छड़ लिए, ठीक है, उनको रगड़ करके और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के समीप लग गए। उन्होंने भी देखा कि जो यह कांच और
कांच, एबोनाइट और भी छड़े हैं, वह कागज के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, और इस आकर्षित करने के गुण को ही गिलबर्ट जी ने आवेश नाम दे दिया। ठीक है, अब देख लेते, अब हमने पढ़ा है कि विद्युत आवेश होता क्या है। ठीक है, तो देखिए विद्युत आवेश क्या होता है। विद्युत आवेश जो होता है किसी भी पदार्थ का एक गुण होता है। ठीक है, जिसके कारण उसमें विद्युत मतलब करंट, अगर उसमें आवेश है तो उसको छूने पर लोग करंट लग सकता है। ठीक है, और उसमें चुंबकीय मतलब किसी वस्तु को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो विद्युत आवेश क्या होता है। विद्युत आवेश किसी पदार्थ का एक ऐसा गुण होता है जिसके कारण उस वस्तु में विद्युत तथा चुंबकीय दोनों गुण उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, अब विद्युत आवेश को हम लोग कैपिटल क्यू से या फिर स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने पढ़ा है कि विद्युत आवेश के प्रकार कितने होते हैं। देखिए विद्युत आवेश को अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे फ्रैंकलिन जी, उन्होंने ही विद्युत आवेश को बांटा है। ठीक है, विद्युत आवेश को उन्होंने दो प्रकार से बांटा, एक धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश। धन आवेश को इंग्लिश में पॉजिटिव चार्ज करते हैं और ऋण आवेश को निगेटिव चार्ज करते हैं। ठीक है, धन आवेश होता क्या है यह हमने देखा। धन आवेश देखिए क्या होता है, जब किसी भी वस्तु से, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु है, उसमें इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं। ठीक है, उसमें से जब हम लोग एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन के निकलने के कारण उस पर जो आवेश आता है उसे धन आवेश कहते हैं। ठीक है, धन आवेश को प्लस क्यू से या फिर प्लस कैपिटल क्यू या फिर प्लस स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब ऋण आवेश क्या होता है। देखिए ऋण आवेश को इंग्लिश में निगेटिव चार्ज करते हैं। ठीक है, जब हम किसी वस्तु से, मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, इसमें हम बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन डालते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या में इसमें वृद्धि करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होने के कारण उस पर जो आवेश आता है उसे ही हम लोग ऋण आवेश करते हैं। ऋण आवेश को माइनस क्यू से या फिर माइनस कैपिटल क्यू या फिर माइनस स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने नोट पॉइंट बताया। ठीक है, नोट पॉइंट में क्या होता है, अगर दो समान चिन्ह के मतलब प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस चिन्ह के आवेश एक दूसरे के समीप रखे हो तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित को इंग्लिश में कहते हैं रिपल्सन। ठीक है, रिपल्सन कहते हैं। रिपल्सन करते हैं। और दूसरा नोट पॉइंट था, अगर दो विपरीत चिन्ह के एक प्लस और एक माइनस हो, ठीक है, वो एक दूसरे के समीप रखे हो तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब आकर्षित करते हैं। ठीक है, अट्रैक्शन इंग्लिश में आकर्षित करना का होता है। फिर हमने उसके बाद देखा कि आवेशों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। ठीक है, पहला उसमें देखा कि आवेश का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है। आवेश का एसआई पद्धति में मात्रक कूलाम होता है, इससे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। फिर एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, एम्पियर सेकेंड, इसे एएस से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, या एम्पियर सेकेंड कैसे आया है, वह इस सूत्र से आई बराबर क्यू बाई टी, जो आप लोगों ने 10 में पढ़ा होगा। ठीक है, सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक स्टेट कूलाम होता है। ठीक है, और एक स्टेट कूलाम जो होता है एक फ्रैंकलिन के बराबर होता है और एक कूलाम बराबर आपका होता है 3 × 10⁻9 स्टेट कूलाम होता है। ठीक है, फिर हमने देखा यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब पॉइंट है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराडे होता है। ठीक है, और एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम होता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको जरूर से जरूर इस पॉइंट को याद रखिएगा क्योंकि यह कंपटीशन में बहुत बार पूछता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा 5वां पॉइंट था आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है। देखिए आवेश का विमीय सूत्र AT होता है। आप नॉर्मल AT लिख सकते हैं या फिर M0 L0 T1 और A1 करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि एकांक कूलाम क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि Q बराबर IT सूत्र होता है। ठीक है, फार्मूला जो इससे डेराइव किया गया है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग I बराबर मतलब विद्युत धारा को 1 एम्पियर कर दे और समय को 1 सेकेंड ले ले तो Q बराबर मतलब आवेश का मात्र 1 कूलाम के बराबर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने परिभाषित किया कि यदि किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसमें से गुजरने वाला आवेश की मात्रा 1 कूलाम के बराबर होता है। ठीक है, एक बार इसको फिर से समझ लीजिए कि 1 कूलाम होता क्या है। यदि किसी चालक में, ठीक है, 1 सेकेंड में मेरे हाथों को देखिएगा, 1 सेकेंड में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, 1 सेकेंड में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो तो उस चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा 1 कूलाम के बराबर होती है। ठीक है, और फिर यहाँ पर मैंने
एक कूलाम का दूसरा परिभाषा भी दिया, यदि किसी पदार्थ पर 6.25 गुणे 10 पर 18 घात इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी, ठीक है, मतलब कमी मतलब इतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हो, या फिर वृद्धि मतलब इतने इलेक्ट्रॉन उस पर आ रहे हैं, तो उस पदार्थ का जो आवेश होता है 1 कूलाम के बराबर होता है। और यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि 1 कूलाम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो वह होती है 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इसको याद रखिए क्योंकि यह भी कंपटीशन में बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और अगला पॉइंट हमने देखा, यदि आवेश स्थिर है तो वह केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, ठीक है, मतलब आवेश रुका हुआ है तो वह केवल और केवल विद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद होगी, ठीक है। अभी आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, यह नोट्स है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। देखिए अच्छे से ले लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अब अगली वीडियो में।